आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ की। तो मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर कर लिया है और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के अप्रोच को देख लिया था कि कैसे मॉडरेट का प्रेयर पिटिशन ये जो था अप्रोच था, और मॉडरेट जो है थोड़े गर्म दल के थे, तो उनका जो था मन में जो ये था कि हमें कैसे जो है सो इंडिया को जो है सो आगे की तरफ ले जाना है। जो भी हम लोग एक स्ट्रगल चल रहा है, एक स्ट्रगल फेज को चालू करते हुए रखते हुए हमको काउंसिल में एंट्री वगैरह सबकी मतलब आगे में सोचा जाए, और कैसे करके जो है काउंसिल एंट्री करते हुए ब्रिटिशर्स को रोका जाए और मतलब देश को पूरे तरीके से आज़ादी की तरफ ले जाया जाए। तो ऐसी कुछ मनोभावना जो है वो एक्सट्रीमिस्ट के मन में धीरे धीरे करके आई थी, और इसीलिए वो लोग पूरे तरीके से अब तैयार थे इस चीज़ को अपने हाथ में लेने के लिए। तो मॉडरेट में क्या कमी थी? तो मॉडरेट में मासेज मिसिंग थी, जबकि एक्सट्रीमिस्ट में वो सबको लेके चल रहे थे, जैसे स्टूडेंट, वुमेन, लेबर, मुस्लिम, सबको ये हम लोगों ने देख लिया था। इसीलिए अब हम जो है सो इसको जो है सो एक ऑल इंडिया मूवमेंट के तौर पे देख सकते हैं। अब देखिए 1910 तक हम लोग पहुंच गए थे। 1911 में क्या हुआ? किंग जॉर्ज V जो है वो इंडिया आए, ठीक है, दिल्ली दरबार लगा। अब जो है कैपिटल को ट्रांसफ़र करने की बात हो गई दिल्ली से, बंगाल से कल दिल्ली, क्योंकि उस दौरान बंगाल में इतने विद्रोह हो गए थे, तो ब्रिटिशर समझ गए कि अगर अब हम लोग बस यहीं पे रह गए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस किया जाएगा। ब्रिटिशर्स को अब अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ ना कुछ अब ये लोग बड़ा कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने अब अंदाज़ा लगा लिया कि अगर आप कुछ दिन हम लोग यहाँ पे और अगर शासन वगैरह चलाते हैं या इसको मतलब इसको गढ़ बनाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद इससे मुस्लिम बहुत ज़्यादा शौक हो गए, ठीक है। बिहार को भी उड़ीसा से जो है सो बाद में जाके बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया बंगाल से। और आपको पता है कि बिहार और उड़ीसा कब सेपरेट हुई? तो 1936 में, ठीक है, क्लियर है। असम को भी जो है सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्वदेशी डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सप्रेशन वगैरह किया। अब कांग्रेस पूरे तरीके से एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। और आपने पढ़ा होगा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सूरत का स्प्लिट हुआ था 1907 में, जिसमें मॉडरेट के अलग विचारधारा थी, एक्सट्रीमिस्ट की अलग विचारधारा थी। तो इस दोनों के बीच में जो था बहुत ज़्यादा भेद हो गया, तो जिसके कारण जो है पूरे तरीके से अलग हो गए। अब जैसे ही क्या कहते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जब एक थे तो वो कांग्रेस का एक पार्ट थे, तो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा एक्शन उसके खिलाफ नहीं ले सकते थे। लेकिन जैसे ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुआ, अगले ही दिन एक्सट्रीमिस्ट पर पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने बरस गए और सबको जो है गिरफ्तार वगैरह कर लिया, ठीक है। तो आप इसमें से समझ सकते हैं। और धीरे धीरे करके जो है सो जमींदार, मिडिल क्लास वगैरह इन सब से दूर हो गए थे, तो इसीलिए स्वदेशी जो है धीरे धीरे करके कम हो गया था। उसका कैपिटल दिल्ली, दिसंबर 1911 में कैपिटल को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। अब इसका जो क्या क्या पॉजिटिव सिग्निफिकेंस था स्वदेशी का, ये आपको पता है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आइडिया फैलाया, मास को रेडी किया, ये सब चीज़ है। इससे फ्यूचर में अगर कोई भी चीज़ करना हो तो हम लोग तैयार रहेंगे कैसे करके। ये पॉजिटिविटी है, सिग्निफिकेंस है स्वदेशी का, ठीक है। जिस चीज़ में मॉडरेट फेल हुए उस चीज़ को एक्सट्रीमिस्ट ने करके दिखाया। मॉडरेट मास को लेके नहीं चले तो एक्सट्रीमिस्ट ने मास को लेके चले, तो बहुत हद तक उन लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन किया। अब देखिए एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी में कंसिस्टेंसी नहीं था, सबका अलग अलग एजेंडा था। लाल बाल पाल थे तो लाल बोलते थे चलो मार देते हैं, बाल बोलते थे कि नहीं काउंसिल में घुसना है। सबका अलग अलग टाइप का एजेंडा था, तो इसीलिए जो है सक्सेस थोड़ा कम हुआ। उनका मानना था कि मास पार्टिसिपेशन जरूरी है, सब में देशभक्ति की सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना थी। तो ये सब चीज़ पॉजिटिव था, जिसके तहत जो था ऐसा हुआ। अब उस दौरान मैंने आपको बताया था एज ऑफ कंसेंट बिल 1891, जिसमें रुक्माबाई केस वाला जो था कि उनके पति की जो शादी वाला जो मैटर था कि कोर्ट का डिसीजन आया था कि उनको उनके साथ रहना है पति के साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। बाद में इस पर एक वो था कि तिलक ने उसको सपोर्ट नहीं किया था, तो इसलिए थोड़ा सा इशू वगैरह था, ठीक है। कम्युनलिज्म भी देखने को मिला, जैसे गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो था ये तिलक मना रहे थे, तो उस दौरान ये हिंदू स्पेशल था, तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द बहुत सारे फिलोसफीज़, ठीक है। फिर बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, ये हिंदू नेशन और हिंदू इंटरेस्ट की बात करते थे, ठीक है। फिर आपको पता है कि 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया। इसका रीज़न क्या था कि सबका अलग अलग डिमांड था। एक्सट्रीमिस्ट का डिमांड अलग था, मॉडरेट का अलग डिमांड था। मॉडरेट चाहते थे कि बंगाल में ही रहे, बॉयकॉट वगैरह सबको नहीं किया जाए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जस्टिस का उल्टा चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे तरीके से पूरा बंगाल में से लेके हम लोग पूरे इंडिया इसको फैलें। तो इसी से सब पे जो है वो नहीं हो पाया, और बाद में जो है सो क्या कहते हैं स्प्लिट हो गया, ठीक है। ये सब था, क्लियर है। अभी आगे आप बढ़िएगा। 1906 का जो कलकत्ता सेशन है उसमें दादा भाई नौरोजी ने जो है सो पहली बार स्वराज वगैरह का बात किया था। और रिजोल्यूशन किस किस पे पास हुआ था 1906 में? तो स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन। इसलिए आप देखिएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 को बना था। अब 1907 सेशन सूरत में हुआ, प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष,
मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए, आप ये पूरा देख लीजिएगा, क्लियर है, एकदम बेसिक है, ठीक है। 1908 के स्टार्टिंग में मॉडरेट और 7 का स्प्लिट हुआ तो 8 में पूरे तरीके से अलग हो गए, ठीक है। अब मॉडरेट जो थे मॉडरेट पूरे तरीके से किसको सपोर्ट करते थे, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर दिए एक्सट्रीमिस्ट को दबाना, मैंने आपको भी बताया था। अब सबको गिरफ्तार कर दिया गया, बहुत सारे जो है एक्टिविटी ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया, जैसे सेडिशियस मीटिंग कि कहीं भी 4 लोग मिलेंगे तो उनको उठा लिया जाएगा, इंडियन न्यूज़पेपर जो है सो कुछ भी छापेंगे तो बंद कर दिया जाएगा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को कर दिया, इंडियन प्रेस एक्ट कुछ भी आप लिखिएगा तो आपको बंद कर दिया जाएगा। उसी दौरान आपको पता है मुजफ्फरपुर बम के कॉन्स्पिरेसी, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने जो है सो यूरोपियन वुमेन को मार दिया, जबकि वो मारना किसको चाहते थे, जज को, ठीक है, मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड को, लेकिन मार दिया 2 महिला को। और चाकी तो खुद को गोली मार लिए, लेकिन बोस जब मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन होकर भाग रहे थे तो उनको पकड़ के फांसी दे दी गई। इनको जो अरेस्ट पहले किया गया था तो इसके लिए तिलक ने अपनी किताब पत्रिका केसरी में इन सब के बारे में लिखा था। तिलक ने बोला था कि रियल मीन्स ऑफ स्टॉपिंग द बॉम्ब्स कंसिस्टेड इन मेकिंग ए बिगिनिंग टुवर्ड द ग्रांट ऑफ द राइट स्वराज टू द पीपल। मतलब इन्होंने बोला था कि ये जो कर रहे हैं सही है और ये एक पहला स्टेप है, कदम है, ठीक है। और तिलक ने जब केसरी में ऐसा बम इंसिडेंट के बारे में लिखा तो इसको भी 6 साल के लिए जेल हो गई थी, कहाँ पे, बर्मा भेज दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसी दौरान अरविंदो घोष, विपिन चंद्रपाल रिटायर हो गए थे एक्टिव पॉलिटिक्स से, ठीक है। लाला लाजपत राय बाहर के लिए निकल गए। और अब इससे आप पता कर सकते हैं कि 1908 के तहत अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लीडर थे वो कोई नहीं बचे थे, लाल बालपाल तीनों चले गए थे। अब गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी क्या था कि रिप्रेस करो, थोड़ा सा प्रेशर दो, ताकि फिर मॉडरेट वगैरह जो है सो एक्सट्रीमिस्ट पूरे तरीके से अलग हो चुके, मॉडरेट हमारे पास आएंगे, फिर से इनको कुछ मतलब दिखाओ और फिर से वापस से सप्रेस कर दो। तो ये था वही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 का। होता क्या है कि आगा खान जाते हैं मिंटो के पास और गोखले जाते हैं मॉर्ले के पास, तो इसलिए नाम है मॉर्ले मिंटो, क्योंकि उस दौरान आगा खान कहाँ जाते हैं, मिंटो। आपने इसलिए सुना होगा कि मिंटो को जो है सो पाकिस्तान का जो है सो वो कहा जाता है, कुछ जन्मदाता कुछ ऐसे करके ही वर्ड है, वो कहा जाता है। मुस्लिम के जो नेता थे आगा खान, इन्होंने डिमांड किया कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है, ठीक है। और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटिंग एक्सेडिंग उनका जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम वो चाहिए। गोखले गए जॉन मॉर्ले के पास, उन्होंने बोला कि सेल्फ गवर्निंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। हुआ कुछ नहीं, उल्टा जो है सो मुस्लिमों को मिल गया एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम पर, ठीक है। ये चीज़ जो है देखिए, वाइसराय का काउंसिल होगा, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है। तो अगर आपसे उस टाइम में पूछेगा कि टोटल कितने थे तो 69 ऐसे ही याद रखिएगा, बाकी अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये जब मैं वो बताऊंगा जितने भी टाइप के एक्ट्स हैं, जैसे पिट्स एक्ट, जो भी रेगुलेशन वगैरह है, ठीक है, वो जब बताऊंगा तो एक साथ इन सबको बता दूंगा, अभी आप इसको छोड़ सकते हैं। बस आपको इतना याद रखें कि 1909 के तहत हुआ क्या था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, जिसके तहत जो थी मॉर्ले से जो गोखले मिले थे उनका कुछ नहीं सुना गया, मिंटो से जो आगा खान मिले थे जो मुस्लिम के लीडर थे, उनको जो है सो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दे दिया गया, मतलब मुस्लिमों के लिए निर्वाचक पृथक कहते हैं हिंदी में, वो दे दिया गया पूरे तरीके से। मुस्लिम बहुत खुश हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। और हम लोगों को ऐसा लगा कि क्या मिला, तो एक शैडो ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट मिला। बोला कि हम ऐसे ऐसे देंगे, लेकिन कोई अभी तक कोई टाइम क्या कैसे है पूरे तरीके से, और मॉर्ले ने रिजेक्ट कर दिया कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। क्रिटिसिज्म हुआ इस पर, बहुत सारी आलोचनाएँ हुई कि कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं मिला। कॉम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दे दिया गया, ठीक है। हम लोग को अभी तक कोई वोटिंग पावर नहीं दिया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन अभी भी हो रहा है, लिमिटेड पावर्स दिया गया, और हमारे में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का कोई मतलब वहाँ पर अपना स्टैंड नहीं है, जिसके कारण ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब चैप्टर 13 जो है सो अब आप आ सकते हैं स्पेक्ट्रम में, आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 85 से 95 मॉडरेट का दौर था, 1905 से 18 एक्सट्रीमिस्ट का दौर था। अब हमारे पास ना तो लाल बाल पाल में से कोई भी नहीं है, लेकिन वो लोगों ने ऐसा कर दिया था कि अब यूथ जो है पूरे तरीके से अवेकेंड है, ठीक है। अब यूथ चाहते हैं हम लोग को कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 1917 तक जो भी इंटेंसिफिकेशन चल रहा था, स्वदेशी बॉयकॉट, ये सब धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ चल रहा है। अब जो अगला फेज स्टार्ट होगा 1920 से लेके 22 तक, उसमें हम लोग नॉन कॉपरेशन किए थे, और 22 से लेके 30 तक में वो डांडी मार्च वगैरह, अब हम लोग पूरे तरीके से जग जाएंगे, ठीक है। तो अब उस दौरान हो क्या रहा था कि रशियन मिलिन जो लड़ाई वगैरह चल रही थी, या आयरिश के जो नेशनलिस्ट थे उसके पद्म चिन्ह पर हम लोग चल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था कि छोटे छोटे जगह के जो राजाएं या फिर अलग अलग कंट्री जो थी वो बड़े कंट्री को हरा रही थी। इससे हम लोग को जो है ना सो मतलब पूरे तरीके से एक वो मिल रहा था, क्या कहते हैं, मोटिवेशन टाइप मिल रहा था, ठीक है। तो उस दौरान हम लोग का जो था अब धीरे धीरे करके स्ट्रैटेजी बन रहा था, ठीक है।
अब हम लोग को जो है सो धीरे धीरे करके दिमाग में ये आ रहा था कि हमको कैसे भी करके अब इन लोग को हटाना है, ठीक है। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन पे लोग आ रहे थे, बोले थे कि नहीं मास की जरूरत नहीं है, मास नहीं भी रहेगा तो हम इंडिविजुअली जो है, जैसे भगत सिंह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब एक आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि पूरे तरीके से सभी लोग रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम पे आ गए थे, ठीक है। अब देखिए जैसे धीरे धीरे करके देखिएगा तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ महाराष्ट्र में देखिएगा तो 1879 में जो वही आपको इंडिविजुअल जो बोला रामोसी पीजेंट फोर्स में, इसमें लीडर कौन थे, बलवंत फाड़के। 1890 में हुआ था क्या कि चापेकर ब्रदर्स ने जो है सो मिस्टर रैंड की हत्या कर दी। उस दौरान हुआ क्या था कि फेमाइन और प्लेग वगैरह आया था और मिस्टर रैंड क्या करते थे, तो ये जाते थे प्लेग का चेक करने के लिए, उसी दौरान जो महिलाएं और वगैरह थी उनके साथ रेप वगैरह का था। तो ये तिलक के जो थे डिसिपल्स थे, फॉलोअर्स थे चापेकर ब्रदर्स, तो इन्होंने जो है मिस्टर रैंड को ख़त्म कर दिया, ठीक है। बाद में इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। और इनके भी अरेस्ट और फांसी पर जो है केसरी में तिलक जो है सो कुछ ना कुछ छापते रहे। बाद में फिर से तिलक को चार्ज करके 18 महीने की फिर से जेल दे दी गई, ठीक है। अभी हम लोग इंडिविजुअल पे चल रहे हैं। इंडिविजुअल जो लड़ाई वगैरह सब ने लड़ी थी, हीरोइक एक्शन। फिर है गणेश और विनायक सावरकर, इन्होंने जो है सो मित्र मेला जो है स्टार्ट किया 1899 में। बाद में यही जो है सो अभिनव भारत कहलाने लग गया 1904 में, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे करके जो है सो नासिक, पुणे और बॉम्बे जो है सेंटर बन गया बॉम्ब मैन्युफैक्चर का, ठीक है। उसी दौरान नासिक कॉन्स्पिरेसी केस आपको पता होगा, जैक्सन जो थे मजिस्ट्रेट थे जिसको कि जो है सो अनंत कनाडे ने उड़ा दिया, ठीक है। और बाद में जो है सो इनको अंडमान जेल में भेज दिया गया। तो याद रखना नासिक कॉन्स्पिरेसी में क्या था, जैक्सन जो मजिस्ट्रेट थे उनको किसने मारा था, तो अनंत कनाडे ने, ठीक है। फिर बंगाल में जो है सो स्टूडेंट कम्युनिटी था, इसमें रिवोल्यूशनरी ग्रुप धीरे धीरे करके बन रहा था। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आता है 1902 में अनुशीलन समिति हुई बनी। इसमें जो मेन लीडर थे वो थे प्रमोद मित्तर। तो ऐसे याद रखना अनुशीलन समिति किसने बने, मेरे मित्र ने। साथ में कौन थे, जतिन नाथ बनर्जी जिसको कि बाघा जतिन कहा जाता था, ठीक है। इसी का अनुशीलन समिति का ही एक सब बॉडी था। तो मैं बात बता रहा था कि अनुशीलन समिति के जो एक सब बॉडी थी युगांतर 1906 में, ठीक है। इसको लीड किया था भूपेंद्र कुमार घोष ने, ठीक है। ये वीकली मैगजीन था। इसका कहना था कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी उनको फोर्स बनाकर मतलब उनको स्टॉप करेंगे, ठीक है। युगांतर का ही एक ब्रांच जो था ढाका में खुला था जिसको कि लीड करे थे पुलिन कुमार दास। 1960 वाला मुजफ्फर बम केस वाला आपको बता ही दिया, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर का जो बम कांड था ये लीड्स टू अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में हुआ क्या था कि अनुशीलम समिति के जो ग्रुप के लोग थे वो अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। अरविंदो घोष, बरिंद्रनाथ घोष, ठीक है। इन सबको बचाया किसने था, तो CR दास ने, ठीक है। लेकिन बाद में बरिंद्र घोष और इनको जो है वो फांसी दे दी गई थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था BPSC के द्वारा, UPSC के भी द्वारा, कि अरविंदो घोष जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में फंसे थे तो इनको डिफेंड किसने किया था, तो याद रखिएगा CR दास ने, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये सब देख लीजिएगा 1908 में 12 डकैती पुलिन दास, ठीक है। 1912 में रास बिहारी घोष प्लस सचिन सान्याल प्लस बाघा जतीन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। हुआ क्या था, रास बिहारी बोस जो थे ये देहरादून गए थे, क्लर्क की तरह काम कर रहे थे। तो उन्होंने प्लान किया था कि लॉर्ड हार्डिंगे को मारेंगे बॉम्ब से, लेकिन वो बच गए, ठीक है। तो वो तो निकल के बाद में जो है सो ये लोग फंस गए, सचिन सान्याल और बाघा जतीन, ठीक है। अब जतिन नाथ बनर्जी, इनका कुछ कनेक्शन था सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। अब ऐसा हो गया कि अब बाघा जतीन जो है वो काम करेंगे रास बिहारी बोस के साथ, ठीक है। ये मतलब इन लोग आपस में ये लोग मिल गए थे। वर्ल्ड वार 1 के समय क्या हुआ कि जर्मनी इंडिया को जो है सो आर्म्स प्रोवाइड करता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो बाघा जतीन रिसीव करते थे बालासोर पे, तो वो वेट कर रहे थे, बट उनका ना कोई आपस में ही कोई मतलब कहते हैं ना कि किसी ने बात फैला दी थी कि वो वहाँ पे है, तो पुलिस उनको मार दी थी, ठीक है। एक्चुअली उनका प्लान क्या था बाघा जतीन का, रास बिहारी बोस जो उनको लीड कर रहे थे कि गुरिल्ला फोर्स मतलब होना चाहिए और हम लोग पूरे तरीके से फोर्ट विलियम और आर्म फोर्स म्यूटिनी जो है सो मतलब फोर्ट विलियम्स को जितना भी उसमें अंदर सामान या कुछ रखा है सब कुछ को लूट लेंगे, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। पंजाब में आपको पता है लीडर्स कौन थे, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह वगैरह जो भगत सिंह के अंकल थे, ये सब पूरे तरीके से मतलब लीड कर रहे थे। तो अभी हम इंडिविजुअली चल रहे हैं कहाँ कहाँ के हीरो है, ठीक है। अगर पूछिएगा कि एब्रोड में इंडिया से बाहर, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडियन हाउस इन लंदन, ये बार बार बताया था कि वो वहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। अब वो एक्चुअली क्या हो रहा था कि वहाँ पे जर्नल वगैरह में इन लोगों के बारे में मतलब जो कहानी है वो शुरू हो गई। और उसी दौरान जो है मदन लाल ढींगरा ने जो है विलियम कर्जन वैली की जो है सो हत्या कर दी थी। तो अब ऐसा हो रहा था कि लंदन सेफ नहीं है, ठीक है। तो अब कहाँ पे जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ लंदन से हटा के करना चाहिए, तो इन लोगों ने चुना पेरिस और जेनेवा,
वहीं पे थी मैडम भिकाजी कामा, इसको कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब वहाँ पे कौन संभाल रहे थे पेरिस में, तो मैडम भिकाजी कामा और अजीत सिंह ऑपरेटर की तरह, ठीक है। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय कहाँ से, तो बर्लिन से। उसी दौरान जो है तारकनाथ दास का एक पेपर आता है जिसको कि फ्री हिंदुस्तान कहते हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि जो है अब हम लोग मतलब बचने वाले हैं, हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है, ऐसा करके उन्होंने कुछ लिखा था। फिर अब अमेरिका की तरफ आएंगे तो द गदर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था, आपको पता होगा। इसमें जो थे एक्स सोल्जर्स थे और किसान कहाँ के, पंजाब के, ठीक है। फिर उसी दौरान कोमाटागारू शिप इंसिडेंट हुआ था। हुआ क्या था, 370 सिख और पंजाबी मुस्लिम को लेके जो है शिप जा रहा था मतलब कनाडा अथॉरिटीज से, ठीक है। और इसको वापस जो है सो कलकत्ता, कनाडा की तरफ जा रहा था और इसको वापस से जो है सो कलकत्ता भेज दिया गया, जिसके बाद एक वायलेंट जो है पूरे तरीके से अटैक हुआ और पूरे तरीके से इन लोगों ने हमला कर दिया था, ठीक है। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर इसमें करतार सिंह वगैरह सबका नाम देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जिमरमैन्स प्लान जो है वो कहाँ पे पूछा जाएगा, तो ये जर्मनी बर्लिन में हुआ था। जर्मनी उस टाइम में जो है इंडिया को फुल सपोर्ट कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। उसी दौरान एक कमेटी बनी थी, बर्लिन कमेटी, जिसको कि हेड किया था चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिमरमैन प्लान्स कहाँ पर हुआ था, तो बर्लिन जर्मनी में। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ को देखते हुए ब्रिटिशर्स पूरे तरीके से उग्र हो गए थे। अब उन्होंने जो है रिप्रेसिव मेजर लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत डिटेंशन विदाउट ट्रायल, डायरेक्ट सीधा जेल, डायरेक्ट जेल वगैरह चल रहा था। इसी दौरान ये सबको देखते हुए रास बिहारी बोस जापान चले गए, ठीक है। और वहाँ वो सुभाष चंद्र बोस से मिले और बाद में आपको पता है कि उन्होंने इंडियन नेशनल INA जो है उनको दे दिया था। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया कि कैसे कैसे करके इंडिविजुअल से लेके इंडिया में कैसे हो रहा था, इंडिया से बाहर कैसे हीरो जो थे वो बन रहे थे, ठीक है। अब एक माइंड मैप के थ्रू बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। 1914 में आपको पता चलेगा कि मद्रास में तिलक रिलीज हो गए। 1915 का बॉम्बे सेशन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में थोड़ा बहुत करके ना नुकुर करके बातचीत शुरू होती है। और 16 में आपको पता चलेगा लखनऊ पैक्ट में कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक हो जाते हैं। 17 में फिर अगस्त डिक्लेरेशन आता है कि हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन कब देंगे, कैसे देंगे, ये कोई टाइम फ्रेम में ये लोग नहीं बोलते हैं। और उसी दौरान गांधी जी भी आ जाते हैं, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो 1916 में आपको पता है कि होम रूल लीग जो है सो वगैरह स्टार्ट हो गया था, एनी बेसेंट का और तिलक का, ये सब चीज़ आपको पता है अच्छे से। अब वाई होम रूल लीग, तो मास प्रेशर था कि हम लोग को अब आगे बढ़ना है। मॉडरेट जो थे भी दुखी थे, मॉडरेट भी अब सपोर्ट कर रहे हैं कि होम रूल लीग करो, क्योंकि मॉडरेट को भी उम्मीद था कि 1909 के जो मोंटे मॉर्ले रिफॉर्म था उसमें हम लोग को कुछ मिलेगा, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं। मास भी पूरे तरीके से जग गया है। एनी बेसेंट उधर अलग चिल्ला रही है, तिलक अलग चिल्ला रहे हैं, तो पूरे तरीके से इन्फ्लेशन है, टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इससे मास जग गए और बोला कि अब हमको लड़ाई चाहिए ही चाहिए। और उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार में दिख गया कि ब्रिटिशर्स जितना अपने आप को सुपीरियर दिखाते उतने सुपीरियर है नहीं, ठीक है। तिलक जो है सो उस दौरान जो है रिलीज हो कर दिया गया, तो अब वो पूरा लीडरशिप हम लोग को दिखेगा उसका, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश थियोफिस्ट थी और वो इंडिया में आ गई। जैसा आयरिश होम रूल लीग था उसी के तहत जो है वो यहाँ पर भी इंडियन होम रूल लीग वगैरह स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मद्रास में जो थे, मद्रास सेशन हुआ 1914 में, उसमें प्रेसिडेंट थे भूपेन्द्र नाथ बोस। तो उसमें ना नुकुर करके बातचीत शुरू हुई थी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में, वो इधर मुँह घुमाए वो इधर घुमाए। तो सब लोग बोले थे आ जाओ एक हो जाए, बोले ना, फिर बोले आ जाओ ना, फिर बोले आओ ना। तो 14 में लोग नहीं माने, 15 में भी थोड़ा मतलब मुंह फुलाए हुए थे, लेकिन 16 में सब लोग एक हो गए, ठीक है। उसी दौरान एनी बेसेंट का जो न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ वगैरह प्रकाशित होना शुरू हो गया। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 1916 में तिलक और बेसेंट ने जो है सो सेपरेट लीग बनाया ताकि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं हो, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ कुछ विवाद भी हुआ था तिलक और बेसेंट के बीच में, लेकिन उन्होंने बोला कि ये एरिया तुम लो, ये एरिया मैं लेता हूँ। तो तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में अपना हेडक्वार्टर पूना चुना, ठीक है। और वही बेसेंट ने जो है सो रेस्ट ऑफ द इंडिया, बॉम्बे वगैरह इनका था, 200 ब्रांच था, ठीक है, याद रखिएगा। मेथड वही है, ठीक है। लीग कैंपेन है, होम रूल एज सेल्फ गवर्नेंस की तहत जो है सो हम लोग करेंगे स्टार्ट। मैसेज स्प्रेड होना चाहिए गुजरात सिंध में। पॉलिटिकल एजुकेशन पब्लिक मीटिंग के थ्रू होना चाहिए, लाइब्रेरी के होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, ठीक है। पूरे तरीके से लोकल गवर्नमेंट के तहत चले हैं, मतलब चलना है। और पूरे तरीके से ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे ब्रिटिशर्स को हम हार्म करें, बट उनकी सुननी नहीं है, ठीक है।
बाद में इसको ज्वाइन करते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, लाला लाजपत, ये सब जो है सो एकदम बेसिक चलेगा। अब 1916 का सेशन होता है लखनऊ में, जिसमें AC मजूमदार होते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ हो रहे हैं। अब कांग्रेस फुल सपोर्टिंग में। फाइनली जो है सो डिसाइड किया जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो गई। अब जो है सो सारा कुछ जो है सो चलेगा अब साथ साथ, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पूरे तरीके से इसको रिप्रेस करेगी, ठीक है। स्टूडेंट को जो है सो रोका गया, पॉलिटिकल मीटिंग वगैरह नहीं दिया गया, तिलक को जो है सो पंजाब और दिल्ली नहीं घुसने दिया गया, एनी बेसेंट को अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। उसी दौरान जो है सो मॉन्टेक का अगस्त डिक्लेरेशन आता है। देखिए 3-4 चीज़ें, एक अगस्त ऑफर है, ठीक है, जो लिन लिथगो ने 1940 में दिया वो अलग है, ये अगस्त डिक्लेरेशन है मॉन्टेक का। इन्होंने बोला कि हम कुछ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, ठीक है। इनका ये डिक्लेरेशन था। तो अगर आपसे पूछेगा अगस्त डिक्लेरेशन तो 1917 स्टार मार्क कीजिएगा। एनी बेसेंट को सितंबर 1917 में रिलीज कर दिया गया और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, 1917 में। वही अगर इंडियन फर्स्ट पूछेगा तो 1925 में सरोजनी नायडू, 1924 में गांधी जी बेलगाम, ठीक है। अब पूछेगा कि ये एजिटेशन जो था ये फेल क्यों हो गया, ये ख़त्म क्यों हो गया, होम रूल लीग का जो इतना चल रहा था कि जोश था, ये ख़त्म क्यों हो गया। देखिए एक्चुअली क्या था, जब जोश चल रहा था, एक तो पहली बात रिप्रेस कर दिया था, और कोई भी जो था लड़ाई या झगड़ा लगातार एक जोश में बहुत दिन तक नहीं रहता। जैसे आप ही पढ़ाई करते हैं तो 10 घंटा 15 घंटा, अगर 15 घंटा कितना दिन पढ़िएगा, 2 दिन 3 दिन पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपका जो है सो तबीयत खराब होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आदत नहीं है उतनी पढ़ने की। तो वैसे ही जो झगड़ा शुरू हुआ था या जो रिवोल्ट शुरू हुआ था, तो लगातार 10 दिन 15 दिन चला, फिर उसको एक टेम्पो चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है। तो वही हुआ। तो एक तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती थी। वही गांधी जी ने बोला था, आपने सुना होगा कि क्वेश्चन भी आता है एक, लेकिन वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि ऑप्शन गलत था। स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल करना है लेकिन बीच में गैप भी लेना है, तो ट्रूस फिर स्ट्रगल करना है, ठीक है। और वैसे भी उस टाइम में जो है मॉन्टेक ने बोल दिया था कि अगस्त डिक्लेरेशन कर दिया, मैं बोला था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, तो सबको लगा कि अब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरे तरीके से जो है, और तिलक जो था ब्रिटेन चले गए थे केस के लिए, क्योंकि उन मतलब कोई केस चल रहा था उनका, तो उनको ब्रिटिश जाना पड़ा। तो इस दौरान इसीलिए जो है होम रूल मूवमेंट जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो आप इसको समझ रहे होंगे, ये मेंस में पूछा जा सकता है। पॉजिटिव गेन पता है आपको क्या, कि अगर डिक्लेरेशन मिला, लखनऊ मर्जर हो गया, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एक साथ हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। चिरोल ने ही जो अपनी किताब में है सो तिलक को बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, 5 स्टार क्वेश्चन आ सकता है। अब लखनऊ सेशन हुआ, अब आपको पता है लखनऊ सेशन में क्या हुआ था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एक हो गया था, ठीक है। एनी बेसेंट और तिलक ने बहुत सारा एफर्ट लगाया था ताकि रीयूनियन हो पाए, तो मतलब ठीक है, यही लखनऊ पैक्ट है, ठीक है। अब उसी दौरान जो है सो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गई, ठीक है, ठीक है। अब उस दौरान क्या हो रहा था कि टर्की का वार हो रहा था इटली और बाल्कन में। तो ब्रिटिशर्स जो था वो जो है सो टर्की को सपोर्ट नहीं करते। एक्चुअली टर्की में क्या कि कैलिफेट थे, इस्लाम के हेड। तो इससे जो है मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। उनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हम लोग की सुनेंगे और टर्की की मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेज वगैरह सब उनकी किसी भी तरीके से सुन नहीं रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद मुस्लिम लीग भी जो थे बहुत तरीके से गुस्से में आ गए थे, ठीक है। और मेन जो उसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे इसी चीज़ को जो है सो बेस मानकर गांधी जी जो है सो मुस्लिमों को भी जो है सो इधर ले आएंगे, और 1919 से लेकर 20, 21, 22 तक इतनी यूनिटी रहेगी हिंदू और मुस्लिम में, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी गांधी जी शुरू कर देंगे, नॉन कॉपरेशन दोनों एक टाइम में चला था। तो इसलिए गांधी जी ने सोचा था कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि दोनों एक साथ आ जाएँ, ठीक है। अब देखिए मॉन्टेक का स्टेटमेंट क्या था 20 अगस्त 1917 का, कि वी विल गिव्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। एक्चुअली लाइन क्या है जो स्पेक्ट्रम में दे रखा है, इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन एवरी इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन विद ए व्यू ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन हम लोग का क्या डिमांड था कि भाई कब दोगे, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तो यही था, समझ रहे होंगे। फिर 1919 का जो आपको पता है मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म, उसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, तो इतना याद रखना है कि डायरकी पहली बार पूछेगा कब आया, तो 1919 में आया। डायरकी वर्ड कब आया पहली बार, तो 1919 में आया। और डायरकी कहाँ दिया था, तो सेंटर में दिया था। देना कहाँ था, प्रोविंस में, लेकिन दिया कहाँ, कहाँ दिया, प्रोविंस में दिया। सॉरी डायरकी कहाँ दिया, प्रोविंस में। देना कहाँ चाहिए था, सेंटर में, लेकिन दिया कहाँ, प्रोविंस में। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब होम रूल लीग का गेन क्या था, तो ये आप देख लीजिए, एकदम बेसिक है, ठीक है। अब हम लोग जो है सो पूरे तरीके से इसमें आ गए, ठीक है। इसमें एकदम बेसिक है। अब धीरे धीरे करके हम लोग गांधी जी को लेके आएंगे, ठीक है। इरा ऑफ मास नेशनलिज्म 1919 से 1947 तक, ठीक है। अब गांधी जी धीरे धीरे करके आएंगे। अब इस टाइम में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक हमने हार्डशिप किया, तो इसमें पहले तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ, ठीक है।
फिर पीजेंट्री जो था, इसको अभी तक जो चल रहा है, पीजेंट को बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेशन, पॉवर्टी वगैरह फेस करना पड़ रहा है। सोल्जर्स इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स देख रहे हैं कि अगर झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो मतलब पैसा का कम देना, मतलब पूरे तरीके से सब तरह से देखिएगा तो इकोनॉमिक जो है हम लोग का पूरा बहुत तरीके से जो है ड्रेन हो रहा है। ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अगर साथ में है तो हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब बेनिफिट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है दिमाग में। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी को मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म कहा जाता है, 1919 में आया था। ठीक है। अब इसके तहत जो है सो हुआ क्या, इसके तहत हुआ क्या, ये देखिए 1 मिनट। ठीक है। ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि हमारे साथ पावर वगैरह को शेयर करना, तो इसीलिए उन्होंने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी दी। एक तरह से कैरेट मतलब गाजर दिया कि मॉन्टेक कम्सम रिफॉर्म लो, और दूसरी तरह से स्टिक मार दिया मतलब रोलेक्ट एक्ट दे दिया एंड रिप्रेसिव मेजर्स। क्योंकि हमारी जनता पूरे तरीके से जाग गई थी, तो इन्होंने एक रिफॉर्म तो दिया था बट उसमें एक्चुअली था कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो हमें मिला ना, जीरो से तो कुछ ना कुछ अच्छा था। लेकिन एक तरफ से ये दिया, दूसरी तरफ से रोलेक्ट एक्ट दिया। रोलेक्ट एक्ट क्यों दिया, मतलब बिना वकील ना दलील, सीधा अंदर। ठीक है। ये बहुत बेकार चीज़ थी। और ये आप 1919 वाला वही देख सकते हैं, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा एक साथ सारा कुछ करा दूंगा, जब भी एक्ट्स वगैरह जो करवाऊंगा जितने भी हैं। ठीक है। रिफॉर्म वो सारा कुछ एक साथ आएगा। ठीक है। चार्टर एक्ट वगैरह सब एक साथ। ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो 1919 का एक्ट था उसका अगर कंक्लूड किया जाए तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को मिला वो मिला कि डायरकी एट प्रोविंसेस मिला। ठीक है। तो कोई काम का हमारे नहीं था। ठीक है। हम लोग को वोटिंग राइट जो था वो प्रॉपर्टी इनकम पे डिपेंड करते हैं, मतलब मिला कि वोटिंग राइट उसी को मिलेगा जिसका प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। ठीक है। ये चीज़। ठीक है। इनकम टैक्स वगैरह, फिर उसके बाद अगर आप लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं तभी आपको वोटिंग वगैरह दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जो चीज़ हम चाहते थे। और सारा पावर जो है गवर्नर जनरल के पास था। तो भाई जब सारा पावर ही गवर्नर जनरल के पास, तो हमको मिला क्या, कुछ नहीं मिला। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी आपको मैंने बताया। ठीक है। रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दो टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं लिस्ट में, जैसे रिजर्व सब्जेक्ट जो होता है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में था, और ट्रांसफर्ड जो था वो नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में था। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो ये ऐसे भी इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी वाला चीज़ हमारे हाथ में नहीं आया, और जो मेन चीज़ था वो उन्होंने रिजर्व लिस्ट में लेके अपने पास वाइसराय काउंसिल के पास रख लिया था। ठीक है। ड्रॉबैक क्या हुआ 1919 का, आप इसी से समझ जाइएगा वो क्या है। हम लोग को लिमिटेड फ्रेंचाइजी मिली, बहुत कम, मतलब 250 मिलियन में 1.5 मिलियन पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिला। वाइसराय के पास जो है हम लोग को कोई कंट्रोल नहीं। अनसेटिस्फैक्ट्री डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट एट द सेंटर, वो जो उनको मन था उन्होंने वो किया। ठीक है। प्रोविंस में जो था इम्पोर्टेंस के बेसिस पर सीट दिया, तो जो उनका अपना प्रोविंस है उधर ज़्यादा दिया। तो आप देख सकते किसी भी तरीके से जो है सो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, बिना मतलब मिनिस्टर से पूछे या मतलब अभी के टाइम में डायरेक्ट करते, जो उनको समझ में आया वो उन्होंने किया। ठीक है। और इसी पर एनी बेसेंट ने बोला अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, मतलब ये बेवकूफ़ी है इंग्लैंड ने जो ऐसा दिया और इंडिया जो है सो इसको मान रहा है। क्लियर है। कांग्रेस ने इसको देख के एकदम गुस्सा गई, बौखला गई, बोला कि चलो वो मिला, क्या कहते हैं, सेशन बोला स्पेशल। तो बॉम्बे सेशन में हसन इमाम में जो है सो इसको प्रिजाइड किया, और उन्होंने बोला कि ये बहुत बेवकूफ़ वाला, अनसेटिस्फैक्ट्री और डिसअपॉइंटिंग हम लोग को रिफॉर्म मिला है, और इसको हम लोग जो है इसका विरोध करेंगे। ठीक है। तो पूरा सेल्फ गवर्नेंस की तरफ जो है इंडिया जो है मतलब हम लोग डिमांड करने लग गए। ठीक है। तिलक ने भी इसको बोला अनवर्दी, डिसअपॉइंटिंग, सनलेस डाउन। ठीक है। तो अब हम लोग इंतजार करेंगे कि गांधी जी आएंगे। अब गांधी जी की कहानी यहाँ से शुरू होती है, और अभी हम लोग इससे पूरे तरीके से डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, और हम लोग चले जाएंगे अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ। ठीक है। तो अभी का तो लेक्चर यहाँ ओवर होता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ अब क्या होने वाला है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, ये लोग नहीं सुनेंगे, तो ये लोग बाद में 1919 को चेंज करके एक साइमन कमीशन का रिपोर्ट भेजेंगे। हम लोग उससे फिर बिल्कुल निराश हो जाएंगे। हमको वो लोग चैलेंज करेगा, बर्किन हेड बोलेगा कि अब तुम लोग के अंदर दम है तो तुम बना के दिखाओ, तो ये हम लोग नेहरू रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो उससे भी वो लोग मानेंगे नहीं, तो फिर हम लोग उनको 1 साल का टाइम देंगे कि भाई देखो ऐसा है कि हम तुमको समय दे रहे हैं 1 साल का, तुमको जो करना है इसको मानो, नहीं तो हम लोग विद्रोह करेंगे। लेकिन उन लोग को भी कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग 1929 में जो लाहौर का सेशन था उसमें बोलेंगे कि अब हम लोग को फुल स्वराज चाहिए, और उसके बाद हम लोग फिर डांडी मार्च वगैरह शुरू कर देंगे। ये आपको पता है कि वहाँ तक गांधी जी फिर जो है सो पूरे तरीके से सिविल डिसोबीडियंस चालू कर देंगे। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे, समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।